जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर नवीन सर की जो नायक सीरीज चल रही है उसका फटाफट रिवीजन लाते हैं। और आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का ये फटाफट रिवीजन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए हर एक चीज़ का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जल्द ही पॉलिटी की मैराथन आने वाली है जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। अपना आज का पहला प्रश्न है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है इसका जो एकांकी नाटक है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंकीय नाट। क्या? अंकीय नाट। शास्त्रीय नृत्य की कुछ अन्य शैलियां भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे चाली हो गया, झुमरा हो गया, और नाटू भंगी हो गया। ओजापली, देवदासी, बिहू, बोडोस, ये सारी की सारी अन्य शैलियां हैं। अंकीय नाट या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ कलाकार देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे धनाकांत हो गया, बोरा होगा, इंदिरा पी बोरा हो गया, रामेश्वर सेकिया हो गया, हरिचरण शौकिया हो गया, प्रदीप चालिया हो गया, जतिन गोस्वामी, मणिक बारवायन। ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कामसाले कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो कामसाले लोक नृत्य है यह किस राज्य का है? तो यह है कर्नाटक राज्य का। क्या? कर्नाटक राज्य का। आपको कमेंट में बताना है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। कर्नाटक की क्या राजधानी है आपको कमेंट में बताना है। इसके साथ देख लेते हैं कुछ कर्नाटक की कुछ और महत्वपूर्ण लोक नृत्य, जैसे डोलू डोलू कुनिया, बोकाल आट, नागमंडला, वीर गासे। यह कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो कर्नाटक में होते हैं। वहीं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देख लेते हैं, जैसे सोहराई हो गया बिहार का, जाट जाटिन, झिझिया, विदेशिया। ये सारे के सारे कुछ लोक नृत्य हैं जो बिहार राज्य में मनाए जाते हैं। आपको बताना है बिहार के वर्तमान सीएम कौन है। बिहार के वर्तमान सीएम कौन है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हरिप्रिया हरप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? क्या जो हरप्रिया है यह किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो यह है कथकली की। किसकी? कथकली की। कथकली की कुछ और अन्य कलाकार देख लेते हैं, जैसे केशी पडिक्कर हो गए, कलामंगलम गोपी हो गए, शिवराम हो गए, कोलिनियम बालकृष्णम हो गए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण कलाकार है कथकली से जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं कुचिपुड़ी के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार, बेमपति चिन्ना सत्यम, उड़ीसी डांस के महत्वपूर्ण कलाकार संयुक्ता पड़िग्राही, वहीं भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार लीला सैमसन लीला और सैमसंग, वहीं बैजंती माला। ये सारे के सारे किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आपको बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपको बताना है जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, रामनाथ बी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका है मृदंग। किससे? मृदंग से। इसके मृदंग के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार, जैसे टीवी गोपाल कृष्णन, पालघाट अय्यर,
ए बी आनंद, के शिवरामन, और दोराई। ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि बांसुरी के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार, कुछ कलाकार हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगले हैं राकेश चौरसिया। इन्हें ग्रीमी अवार्ड मिला था कब? 2024 में। 2024 का ग्रीमी अवार्ड किन्हें मिला था? तो वो मिला था राकेश चौरसिया को। यह चीज भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अवार्ड से। आपको पता है कि हर एक वनडे एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है करंट की दृष्टि से। वही हरिप्रसाद चौरसिया, सितार से संबंधित व्यक्ति हैं वो संजय संजय बंदोपाध्याय। क्या? संजय बंदोपाध्याय यह सितार से संबंधित व्यक्ति हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? तो यह जूडो से संबंधित है। क्या यह जूडो से संबंधित है? जूडो क्या है? तो जूडो क्या है? एक जापान का जो मार्शल आर्ट है। क्या? जापान का मार्शल आर्ट है क्या? जूडो। वही आपसे पूछा जाए, जो लिथोई चनम्बम है, इन्होंने 2022 का विश्व क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप जीता था। क्या? विश्व क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली यह भारत की पहली महिला बनी है। कौन सी? भारत की पहली महिला बनी। और आपको पता है कि स्टैटिक्स जीके और करंट की दृष्टि से जिस भी चीज के पहले पहला प्रथम वर्ड लग जाता है वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेविस कप, जो डेविस कप है किस खेल से संबंधित है? तो जो डेविस कप है वो टेबल जो टेनिस है, टेनिस का वर्ल्ड कप होता है, उसको हम डेविस कप के नाम से जानते हैं। आपको बताना है डेविस कप जो टेबल टेनिस होता है, टेनिस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आगे देख लेते हैं जो डेविस कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। आपको बताना है कि सर्वाधिक विजेता, सबसे ज्यादा विजेता डेविस कप कौन रहा है? तो वो रहा है यूएसए। कितनी बार? 32 बार यूएसए ने डेविस कप को जीता है। वही 2023 में डेविस कप विजेता था वो था इटली। वो दूसरी बार, इटली ने इसको दूसरी बार जीता था। वही आपको बताना है करंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि 2024 का डेविस कप कहाँ होगा? तो 2024 का डेविस कप कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। डेविस कप से भारत की दृष्टि से एक प्रश्न बन सकता है कि भारत ने डेविस कप कितनी बार जीता है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है एक भी बार नहीं जीता है। उप विजेता रहा है 3 बार। कितनी बार उप विजेता रहा है? 3 बार डेविस कप में भारत। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहली पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ऑलमोस्ट हैप्पीनेस एक किन की पुस्तक है? तो यह है अरुंधति राय की। किनकी? अरुंधति राय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह अरुंधति राय की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है। उसके बाद आजादी, द द कोस्ट ऑफ लिविंग द एंड ऑफ इमेजिनेशन, यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वो जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या, सबसे पहले जनसंख्या से पहला प्रश्न बनता है कि जनसंख्या गणना हुई है, जनगणना, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में। यह कब? अनियमित रूप से। पहली बार यदि पूछा जाए पहली बार जनगणना कब हुई थी तो वो हुई थी 1872 में। किसके काल में हुई थी? तो वो मियो के काल में हुई थी। किसके? मियो के काल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई है, तो नियमित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुई है वो हुई है 1881 ईस्वी से। कब? 1881 ईस्वी से। किसके? रिपन के कार्यकाल से। आपको बताना है सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं 2011 की जनगणना के ऊपर।
तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कैमे नंबर की थी? वो थी 15वें नंबर की। कितनी? 15वें नंबर की। अगर वही पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की कैमे नंबर की थी, तो वो थी 7वें नंबर की। कैमे? 7वें नंबर की। जनगणना से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? किस, अगर राज्य पूछा जाए तो केरल की सबसे ज्यादा है और वहीं बिहार की सबसे कम है। अगर यूटी पूछा जाए तो यूटी में लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा है और दादर की सबसे कम है। क्या? दादर की सबसे कम रहने वाली है। इसी के साथ आपको बताना है जो नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो जो नागरिकता अधिनियम आया था वो आया था 1955 ईस्वी में। कब नागरिकता अधिनियम आया था? 1955 ईस्वी में। वहीं जो नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया था? तो ये आया था 2019 में। कब? इसकी जो डेट थी वो थी 11 दिसंबर 2019 को यह आया था। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। और यह जो लागू कब हुआ? यह लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। कब? 10 जनवरी 2020 को यह लागू हुआ था। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नागरिक नागरिक नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं? अगर भारत में नागरिकता के बारे में पूछा जाए तो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता ये कहां, किस संविधान से ली गई? भारत के संविधान में कहां से लिया गया? तो इनको लिया गया ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन में। अब चलते हैं नागरिकता के ऊपर। नागरिकता से अगर पूछा जाए कि भारत के किस भाग में नागरिकता है, तो इसका भाग रहने वाला है दो। इसके आर्टिकल रहने वाले 5 से लेकर 11 तक। कितने? 5 से लेकर 11 तक। महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 में है। इसके आर्टिकल रहने वाले हैं 5 से लेकर 11 तक। यदि आप लोगों को इन आर्टिकल्स की डिटेल्स वीडियो चाहिए तो उसकी डिटेल्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पॉलिटी की मैराथन, उसमें हर एक आर्टिकल को बहुत ही महत्वपूर्ण और डिटेल्स तरीके से समझाया गया। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से अधिकार या कौन से आर्टिकल है जो भारतीयों को प्राप्त है? कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल आते हैं अपने 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 यह आर्टिकल्स आते हैं। इन आर्टिकल्स के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो वह ऋग्वेद में। क्या? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद से एक प्रश्न और बनता है जो एग्जाम में बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? वो है ऋग्वेद। अगर पूछा जाए सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित रहने वाला है। क्या? ऋग्वेद सूर्य देवता को समर्पित रहने वाला है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अगर वही पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता रहने वाले हैं वो है विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में स्थित है? कौन से मंडल में स्थित है? तो वह है तीसरे मंडल में। कौन से? तीसरे मंडल में रहने वाला है। वही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे उपनिषद। जो भारत में उपनिषद कितने हैं, तो वो है 108। कितने? 108। अगर पूछ लिया जाए कि पुरुषार्थ कितने हैं, जो पुरुषार्थ है वो कितने हैं, तो वो है 4। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ भारत में है। वहीं पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो लिया गया है मुंडकोश उपनिषद से इसको लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कौन सा है?
रण्यक, कौन सा बृहदारण्यक है सबसे बड़ा उपनिषद बन जाता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए जो गोपद ब्राह्मण है, जो गोपद ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो यह अथर्ववेद से संबंधित रहने वाला है। किससे, अथर्ववेद से संबंधित रहने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है अवेस्ता किस का ग्रंथ है, अवेस्ता किस देश का ग्रंथ है या किन का ग्रंथ है, तो यह ईरानियों का ग्रंथ है। किनका, ईरानियों का ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले आपको बताना है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब आते हैं चोटी पर। जो सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है अंडमान निकोबार की, वो है सैडल पीक। कौन सी, सैडल पीक। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितनी, 732 मीटर। अगर पूछा जाए कि जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट थुलियर। क्या, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। कितनी, 642 मीटर। आपको अगले प्रश्न का जवाब देना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है केटू। कौन सी, केटू। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत के पीओके क्षेत्र में पड़ती है। कहां पर, पीओके क्षेत्र में पड़ती है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी कौन सी है, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है वो है कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। इसकी जो ऊंचाई रहने वाली है वो है 8658। कितनी, 8658 मीटर। इसमें गड़बड़ हो गया क्या। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। तो इसमें जो अंतर रहने वाला है, सबसे पहले देखते हैं जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। इसमें जो अंतर रहने वाला अंतर होता है, जीएनपी माइनस जीडीपी बराबर निकल के आता है, वो आता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसका जो फॉर्मूला रहता है जीएनपी बराबर क्या होता है, तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या रहता है, तो वो रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद रहेगा वो रहेगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या, सकल घरेलू उत्पाद। अगर वही पूछ लिया जाए कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यह किसके बराबर होता है, तो यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस उसमें जो गिरावट होती है, जो घिसावट होती है, बियर एंड थियर, मतलब जो घाटा होता है उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आ जाता है। क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आ जाता है। यह अपना इकोनॉमिक का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये जो अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आनंद गुजरात में। कहाँ, आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। अगर पूछा जाए जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1965 ईस्वी। कब,
16 जुलाई 1965 ईस्वी को इसके जो संस्थापक थे वो थे वर्गीज कुरियन। क्या वर्गीज कुरियन थे? वर्गीज कुरियन को ही दुग्ध क्रांति का जनक या श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्या दुग्ध क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है या श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो भी वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। कुछ अनुसंधान केंद्र और देख लेते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में। वहीं भारतीय अगर पूछ ले भारतीय बागवान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक में। वहीं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कुछ अदिश राशियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे जैसे समय 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 एक अदिश राशि है। वही दूरी, चाल, ये तीनों की तीनों अदिश राशियां। आपको कमेंट में बताना है कोई दो सदिश राशियों को कमेंट में बताना है। कोई दो सदिश राशियों को आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट पहला तो इसके साथ होता है, पहला जो नियम इसके साथ लगता है वो लगता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है यह लगता है। उसके बाद यार कोई दूसरा ऑप्शन पूछ लिया जाए कि दूसरा क्या होता है, वो होता है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण भी इसमें सिद्धांत लगता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हास्य गैस कौन सी होती है? तो हास्य गैस कौन सी होती है? वो होते हैं नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। क्या? N2O। अगर पूछा जाए कि नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड है, इसकी खोज किसने की थी या हास्य गैस की खोज किसने की थी? तो वो की थी पीस्टले ने। क्या? पीस्टले ने इसकी खोज की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं? कोयला जो होता है कार्बन कितने प्रकार का होता है? तो कार्बन 4 प्रकार का होता है। और जो इसमें सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइड। क्या? एंथ्रेसाइड। और 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईईजी, ईईजी से क्या मापा जाता है? तो इसमें मस्तिष्क की जांच की जाती है। वहीं ईओजी से हम आंख की जांच करते हैं। ईसीजी से हम हृदय की जांच करते हैं। आपको इन तीनों के फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छापने हैं। क्या? कमेंट बॉक्स में छापने हैं। इसी के साथ कुछ प्रमुख खोज है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ज्यादातर आपको पता है कि इन्वेंशन से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। एक से लेकर 2 प्रश्न इन्वेंशन से देखने को मिलते हैं। अगर पूछा जाए जो पोलियो का टीका है, पोलियो का टीका इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी जॉन साल्क ने। इसने जॉन साल्क ने कब? 1952 ईस्वी में। वहीं पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन रोग है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर ने। किसकी? अलेक्जेंडर ने। कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। जो टीबी के जीवाणु हैं, टीबी के जीवाणुओं की खोज करने वाले कौन थे? वो थे रॉबर्ट कॉच। कौन? रॉबर्ट कॉच। आपको बताना है कि जो इन्होंने खोज की थी टीबी के जीवाणुओं की, वो कब की थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वही आपका अगला प्रश्न है जो चेचक का टीका होता है, जो चेचक का टीका होता है इसकी खोज किसने की है? तो इनकी खोज की है एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। कब की है? 1796 ईस्वी में। कब? 1796 ईस्वी में। इसके कुछ महत्वपूर्ण और हैं जैसे इंसुलिन का टीका, इसकी खोज की है बैटिक ने। किसकी? बैटिक ने। टीबी का टीका किसने की है? ग्यूरियन और कॉलमिट इन दोनों ने मिलकर टीबी का टीका इसकी खोज की है। कुछ प्रमुख रोग जैसे पार्किंसंस जो रोग है, इससे क्या होता है? इसमें जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो सिंड्रोम्स है वह मृत सिंड्रोम कोशिकाएं मृत कोशिकाओं में बदलने लगती हैं। इस रोग की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत कोशिकाओं में बदलने लगती हैं।
आपका कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? क्या इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है तेलंगाना राज्य ने। इसने तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और है, जैसे सीएम नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस सेवा चालू करने वाला तेलंगाना राज्य है। कौन? तेलंगाना राज्य। आपको बताना है तेलंगाना की राजधानी क्या है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था 14 नवंबर 2014 को। कब? 2014 को यह अलग हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के जो नवजात शिशु हैं उनकी कब्रगाह की खोज हुई है। जो नवजात शिशु हैं उनकी कब्रगाह की खोज हुई है, तो वह है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपको कमेंट में बताना है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपको कमेंट में बताना है। तमिलनाडु राज्य ही एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसी के साथ जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 मिस वर्ल्ड कौन बनी है? जो 2023 की मिस वर्ल्ड है वो कौन बनी है? वो बनी है क्रिस्टीना पिजकोवा। यह कहाँ की है? तो यह चेक गणराज्य की। किसकी? चेक गणराज्य की रहने वाली है। यह कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो हुआ था 9 मार्च 2024 को। कब? 9 मार्च 2024 को। वही कुछ ऑपरेशन है जो हाल ही में हुए हैं और एग्जाम की तरफ से ऑपरेशन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जैसे ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य का है? तो ऑपरेशन कामधेनु गुजरात राज्य जम्मू एंड कश्मीर राज्य में चलाया गया था। कब? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में चलाया गया था। जो पशु तस्करी के खिलाफ, किसके खिलाफ चलाया गया था? तो पशु तस्करी के खिलाफ इसको चलाया गया था। वही ऑपरेशन कन्विक्शन, अगर ऑपरेशन कन्विक्शन की बात की जाए तो यह किस राज्य में चलाया गया? तो यह चलाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। आपको बताना उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है। आपको कमेंट में बताना उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है। तो अगर पूछ लिया जाए राज्य की पशु क्या है, आपका जवाब कमेंट में देना है। वही पूछ लिया जाए कि राज्य की पक्षी क्या है, तो राज्य की पक्षी क्या है, यही इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो वो है अशोक। क्या है? पेड़ क्या है? अशोक। अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछ लिया जाए तो राज्य के पुष्प क्या है? तो राज्य के पुष्प रहने वाला है आपका पलाश का पुष्प। तो ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है ये चलाया गया था गौ हत्या के खिलाफ। किसके? गौ हत्या के खिलाफ इसको चलाया गया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां से आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगी।